हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सुन रहे थे मेरे साथ लव इज जिंदगी। लव इज जिंदगी भाग 47। आशीर्वाद अपार्टमेंट, दिल्ली। मिसेस शर्मा की बातों से आहत होकर शीतल दिन भर अपने कमरे में ही रही। शाम में उसने चुपचाप सबके लिए खाना बनाया और बिना खाए वापस अपने कमरे में चली गई। डाइनिंग टेबल पर खाना खाने बैठे सार्थक, मिसेस शर्मा और मिस्टर शर्मा ने देखा शीतल आज खाने पर नहीं आई है, तो उन्होंने सार्थक से शीतल को बुलाकर लाने को कहा। सार्थक उठा और अपने कमरे में चला आया। उसने देखा शीतल उदास सी बिस्तर पर बैठी है। सार्थक उसके बगल में आकर बैठा और कहा, क्या हुआ, तुम खाना खाने क्यों नहीं आई? शीतल ने सार्थक को देखा और बुझे स्वर में कहा, सार्थक, क्या तुम्हें भी लगता है आज जो हुआ उसमें मेरी गलती थी? मैंने मम्मी से कितनी बार कहा, लेकिन उन्होंने मेरी बात तक नहीं सुनी और सबके सामने मुझे गलत समझ लिया। राज मेरा पास्ट था, उसे अपने वर्तमान में शामिल करने की गलती मैं क्यों करूंगी? इतने दिनों बाद राज वापस क्यों आया है मैं नहीं जानती। मेरा उससे कोई कांटेक्ट नहीं था। मिसेज आहूजा की बेटी कुकू ही मुझसे मिलना चाहती थी। जब उसने मुझे राज के बारे में बताया तब मैं उसकी मदद करने। मैं सच में नहीं जानती राज यहाँ क्यों आया था। शीतल को दुखी देखकर सार्थक ने अपना हाथ शीतल के हाथ पर रखा और कहा, शीतल, मैं जानता हूं तुम सच कह रही हो। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। तुम्हारे साथ रहते हुए कभी मुझे ये महसूस ही नहीं हुआ कि तुमने राज की कमी को अपनी जिंदगी में महसूस किया है। मम्मी ने तुमसे जो कुछ भी कहा वो सब बस एक गलतफहमी है, वरना तुम जानती हो शीतल कि वो तुमसे कितना प्यार करती है। हाँ, बहुत प्यार करती है। इसीलिए तो आज सुबह सबके सामने उन्होंने मुझे थप्पड़ तक मार दिया। उन्होंने मेरी बात तक नहीं सुनी। शीतल ने आंखों में आंसू भरकर कहा। सार्थक शीतल की बात का कोई जवाब देता, इससे पहले दरवाजे पर खड़ी मिसेस शर्मा ने कहा, मैं शर्मिंदा हूं शीतल, मुझे बिना सच्चाई जाने तुम पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। मिसेस शर्मा की बात सुनकर सार्थक और शीतल ने उन्हें देखा और शीतल बिस्तर से उठ खड़ी हुई। मिसेस शर्मा शीतल के सामने आई और कहने लगी, मुझे माफ कर दो शीतल, बिना ये जाने कि सच क्या है मैंने तुम्हें गलत समझा। उस वक्त मुझे नहीं समझ आया क्या सही है और क्या गलत, पर जब मिसेज आहूजा ने तुम्हें और राज को लेकर गलत बातें कही तो मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ और गुस्से में आकर मैं बहुत शर्मिंदा हूं शीतल, मुझे माफ कर दो। मिसेज शर्मा का उतरा हुआ चेहरा देखकर शीतल अपना गुस्सा भूल गई और रोते हुए उनके गले आ लगी। उसने रोते हुए कहा, मैंने कुछ गलत नहीं किया है मम्मी, मेरा राज से कोई रिश्ता नहीं है। मिसेज आहूजा ने आपको सबके सामने नीचा दिखाने के लिए ये सब किया। मैं जानती हूँ बेटा, जो हुआ उसे भूल जाओ। हम ये सोसाइटी छोड़ देंगे और हमेशा के लिए यहाँ से चले जाएंगे, मिसेज शर्मा ने कहा। शीतल मिसेज शर्मा से दूर हटी और अपने आंसुओं को पोंछकर कहा, नहीं माँ, इस सोसाइटी से हम नहीं, मिसेज आहूजा जाएंगी। बहुत अपमान कर लिया उन्होंने आपका, अब मैं उन्हें बताऊंगी कि शरीफ लोगों के बीच कैसे रहा जाता है। मिसेज आहूजा ने शीतल का हाथ पकड़कर उसे रोक लिया और कहा, नहीं शीतल, मिसेज आहूजा ने जो किया उसकी सजा उन्हें पहले ही मिल चुकी है, राज के रूप में। हमें इन सब में नहीं पड़ना चाहिए। और रही बात राज की, तो वो तुम्हारा अतीत है और अतीत ही रहेगा। शीतल ने सुना तो आंखों में नमी तैर गई। मिसेज शर्मा इतनी आसानी से ये सब समझ जाएगी उसने सोचा नहीं था। शीतल को खामोश देखकर मिसेज शर्मा ने कहा, आज का खाना बहुत अच्छा बना है, लेकिन तुम्हारे बिना वो खाना हम सब के हलक से नीचे नहीं उतर रहा। अब चलकर सबके साथ खाना खाओ, वरना मुझे लगेगा कि तुमने मुझे माफ नहीं किया। कैसी बातें कर रही हैं आप? मैं भला आपसे कभी नाराज हो सकती हूँ? चलिए खाना खाते हैं, शीतल ने मुस्कुराकर कहा और मिसेज शर्मा और सार्थक के साथ कमरे से बाहर चली गई। शीतल और अपनी मम्मी के बीच मिटी दूरियों को देखकर सार्थक का मन हल्का हो गया, लेकिन राज का ख्याल उसके जहन में अभी भी घूम रहा था। चंडीगढ़, अवी का घर। रात हो चुकी थी और शाम से ही नैना गहरी नींद में सो रही थी। नैना ने महसूस किया जैसे कमरे में कोई आया है, एक परछाई जो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही थी। नैना इतनी गहरी नींद में थी कि चाहकर भी अपनी आंखें नहीं खोल पा रही थी। वह बस बंद आंखों से महसूस कर रही थी कि कोई उसके आसपास है।
नैना की धड़कनें बढ़ने लगी जब उसने देखा कि परछाई ने उसके पास पड़ा तकिया हाथों में उठाया और धीरे धीरे नैना के मुंह की तरफ बढ़ने लगी। धीरे धीरे नैना को घुटन महसूस हो रही थी। उसने चीखते हुए बहुत हिम्मत करके अपनी आंखें खोली और उठ बैठी। बदहवास सी हालत में नैना ने कमरे में इधर उधर देखा, लेकिन वहां उसके अलावा और कोई नहीं था। नैना ने अपना सर पकड़ लिया और अपने बालों में से हाथ घुमाया। वह समझ नहीं पा रही थी कि कुछ देर पहले उसने जो महसूस किया वो सच था या उसका वहम। नैना के चिल्लाने की आवाज सुनकर सौंदर्य, चौधरी साहब, अवी और भोला भागकर ऊपर आए। अवी भागकर कमरे में आया और नैना को संभाल कर कहा, नैना क्या हुआ तुम्हें? तुम ऐसे चिल्लाई क्यों? क्या तुमने कोई बुरा सपना देखा? बताओ मुझे, क्या तुम ठीक हो? अभी सौंदर्य और चौधरी साहब को वहां देखकर नैना को थोड़ी राहत मिली, लेकिन वह इतना घबराई हुई थी कि कुछ बोल नहीं पाई। सौंदर्य नैना के पास आई और कहा, नैना क्या हुआ बेटा, तुम ठीक हो ना? नैना ने सौंदर्य को देखा और उनके सीने से लगकर रो पड़ी। कोई भी समझ नहीं पाया कि नैना को अचानक से ये क्या हुआ। सौंदर्य ने नैना का सर सहलाते हुए पूछा, नैना क्या हुआ बेटा, तुम इतनी परेशान क्यों हो? मुझे ऐसा लगा जैसे वो मुझे मार देगा। कोई था मॉम जो मुझे मारना चाहता है, नैना ने रोते हुए कहा और सौंदर्य के सीने में खुद को छुपा लिया। नैना की बात सुनकर अवी और चौधरी साहब ने हैरानी से एक दूसरे को देखा। अवी ने कमरे में चारों तरफ देखा, लेकिन उसे कमरे में ऐसा कुछ गलत दिखाई नहीं दिया। चौधरी साहब ने नैना का सर सहलाया और कहा, नैना हो सकता है तुमने कोई बुरा सपना देखा हो। देखो यहाँ कोई नहीं है, शांत हो जाओ बेटा, सब तुम्हारे साथ है नैना। मॉम क्या कुछ नहीं नैना अपने कमरे में रह सकती है? मुझे लगता है इस वक्त नैना को आपके साथ रहना चाहिए। अवी ने अपनी चुप्पी तोड़ी। हाँ क्यों नहीं, नैना चलो उठो और मेरे साथ नीचे चलो। सौंदर्य ने नैना को बिस्तर से उठाते हुए कहा। नैना सौंदर्य के साथ कमरे से बाहर चली गई। भोला भी नैना की कुछ दवाइयां और पानी का बोतल लेकर वहां से चला गया। चौधरी साहब कमरे से जाने लगे और पलटकर अवी से कहा, चलो आप चलिए, मैं आता हूं। अवी ने कहा, ठीक है, कहकर चौधरी साहब वहां से चले गए। अवी ने एक बार फिर अपनी पैनी नजरों से कमरे को देखा और दरवाजे की तरफ बढ़ गया, लेकिन चलते चलते वह वापस पलटा और कमरे में लगे पर्दे के पीछे हाथ डालकर वहां छुपे शख्स को बाहर निकालकर अपने सामने किया। सामने कोई और नहीं बल्कि निबी खड़ी थी और ये देखकर अवी का दिल टूट गया। निबी का हाथ अवी के हाथ में था और पकड़ इतनी मजबूत थी कि निबी चाहकर भी अपना हाथ उससे नहीं छुड़ा पाई। अवी ने निबी की तरफ देखा और गुस्से से कहा, नैना को क्यों मारना चाहती हो तुम? लगता है आपका दिमाग खराब हो गया है। मैं नैना को क्यों मारूंगी? निबी ने रूखेपन से कहा। तो फिर तुम यहाँ क्या कर रही हो और अपने ही घर में तुम्हें ऐसे चोरों की तरह छुपने की जरूरत क्यों पड़ी? अवी ने कठोरता से कहा, मैं तो बस मैं किसी काम से आई थी, लेकिन नैना के चिल्लाने की वजह से मुझे छुपना पड़ा, वरना वो बेवकूफ कहती कि मैंने उसे मारने की कोशिश की। निबी ने कहा। नैना के लिए बेवकूफ शब्द सुनकर अवी को गुस्सा आया और उसने कहा, शट अप निबी, मैं देख रहा हूँ अनुराग की मौत के बाद तुम कुछ ज्यादा ही बदतमीज हो गई हो। तुम नैना के लिए ऐसा कैसे कह सकती हो? क्योंकि वो बेवकूफ है। अनुराग को मारकर उसने अपने ही पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मार ली है। निबी ने गुस्से से कहा। नैना ने अनुराग को नहीं मारा है, बार बार ये बोलना बंद करो तुम, अवी ने गुस्से से कहा, हालांकि उसकी आवाज धीमी थी। आपके ये बोलने से नैना का घिनौना चेहरा छुप नहीं जाएगा भाई। कहकर निबी वहां से जाने लगी तो अवी ने उसका हाथ पकड़कर उसे वापस अपने सामने किया और थोड़ा सामान्य होकर कहा, तुम्हें क्या हो गया है निबी? तुम तो अनुराग की सच्चाई जानती हो ना, फिर तुम ये सब कैसे कह सकती हो? तुम देख सकती हो नैना बीमार है, तुम उससे नफरत कैसे कर सकती हो निबी? मेरा यकीन करो, नैना ने अनुराग को नहीं मारा है और नैना तुम्हें कभी भी हर्ट करने के बारे में नहीं सोच सकती। वो तुमसे बहुत प्यार करती है।
ऐसा होता तो वो कभी मुझसे मेरा प्यार नहीं छीनती भाई, निबी ने नफरत से कहा और वहां से चली गई। निबी मेरी बात सुनो, अवी ने कहा, लेकिन निबी वहां से चली गई और अवी ने अफसोस से भरकर अपना सर झुका लिया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह निबी को ये यकीन कैसे दिलाए कि नैना ने अनुराग को नहीं मारा है। अवी वही खड़ा इस बारे में सोचता रहा और कुछ देर बाद जैसे ही जाने के लिए मुड़ा, उसकी नजर नीचे जमीन पर गिरे ब्रेसलेट पर पड़ी। अवी ने उसे उठाया और देखकर बड़बड़ाया, ये तो निबी का है, शायद यहाँ गिर गया। अवी उस ब्रेसलेट को लेकर कमरे में चला आया। नैना के पास जाने से पहले वह निबी के कमरे की तरफ आया ताकि उसका ब्रेसलेट उसे लौटा सके। अवी जैसे ही कमरे में जाने लगा, निबी को फोन पर बातें करते देखकर अवी के कदम दरवाजे पर ही रुक गए। वह वहीं रुककर निबी की बातें सुनने लगा। खिड़की के पास खड़ी निबी ने फोन कान से लगाए कहा, मैंने वैसा ही किया भाभी जैसा आपने मुझसे कहा था। नैना को डराकर भाई के सामने आकर उनका शक पक्का कर दिया। मुझे नहीं लगता वो नैना मेरे साथ इस घर में रहेंगी। आज जैसे नैना को उसी के कमरे से बाहर निकाला है, एक दिन मैं उसे इस घर से भी बाहर निकाल दूंगी। उस दिन मेरा बदला पूरा होगा। निबी अपनी बात आगे कर पाती इससे पहले अवी ने वहां आकर उसके हाथ से फोन लिया और स्क्रीन पर नंबर देखा। भाभी के नाम से कोई नंबर सेव था जिस पर निबी बात कर रही थी। अवी को वहां देखकर निबी के चेहरे का रंग उड़ गया। वह कुछ बोल नहीं पाई। अवी ने फोन कान से लगाया तो दूसरी तरफ से किसी महिला की आवाज आई, बहुत सही निवेदिता, अगर तुम ऐसे ही मेरे कहे चलती रही तो तुम एक दिन अनुराग की मौत का बदला जरूर ले लोगी। उस नैना बजाज ने अनुराग को बहुत परेशान किया है, लेकिन अब तुम्हारी बारी है। तुम्हें अपना बदला लेना ही है निवेदिता, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। अवी ने कहा तो दूसरी तरफ से बात कर रही महिला खामोश हो गई। अवी ने आगे कहा, अनुराग के साथ जो हुआ वो उसकी किस्मत थी, लेकिन नैना के साथ जो तुम लोग करना चाह रहे हो वो मैं नहीं होने दूंगा। और मोहतरमा आपसे मैं जल्दी ही मुलाकात करूंगा, ये सब ड्रामा खत्म करने के लिए। अवी के इतना कहते ही महिला ने फोन काट दिया। अवी निबी की तरफ पलटा और कहा, शर्म आ रही है मुझे तुम्हें अपनी बहन कहते हुए। मुझे लगा तुम अनुराग के प्यार में ये सब कर रही हो, लेकिन तुम इतना कैसे गिर सकती हो निबी? क्या चाहिए तुम्हें? ये घर, डैड की कंपनी, उनके पैसे तो तुम सब रख लो, मुझे इनमें से कुछ नहीं चाहिए। लेकिन अपने दिल में नैना के लिए इतनी नफरत मत रखो। उसने तुम्हारा कभी बुरा नहीं चाहा है, वो हमेशा तुम्हें अपनी दोस्त मानते हुए आई है। तुम नैना को इस घर से निकालना चाहती हो ना? बस मुझे कुछ दिन की मोहलत दो। मैं नैना के ट्रीटमेंट के बाद उसे यहाँ से लेकर चला जाऊंगा, वो भी हमेशा हमेशा के लिए। अवी की बातें सुनकर निबी खामोश हो गई। उसने पलकें झुका ली और जमीन को देखने लगी। उसने अवी से अपनी सफाई में कुछ नहीं कहा और अवी आहत होकर वहां से चला गया। तो दोस्तों, ये था लव इज जिंदगी भाग 47। इसका अगला भाग आप जल्द ही सुनेंगे मेरे साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, बाय। और मैं माफी चाहूंगी इतने दिनों तक आपको कहानी का पार्ट न देने के लिए, लेकिन मेरे हालात कुछ ठीक नहीं है। परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ, बस मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि अभी थोड़ी फैमिली प्रॉब्लम्स चल रही है और मैं उनमें फंसी हुई थी। लेकिन आगे से ये कहानी कंटिन्यू रहेगी। तो मिलते हैं जल्द ही, तब तक के लिए शुक्रिया, बाय। मिलते हैं, बाय।